So hi there everyone, this is Ishant Kumar Arora. Welcome to Fire Experience Solution where your health is alrighty. तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तीन जॉइंट के ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। एंड माय डियर व्यूअर्स, जो नी जॉइंट है वो ऐसा जॉइंट है जो कि प्राइमरीली अफेक्ट होता है इस पर्टिकुलर कंडीशन से। बाकी हिप और हैंड जो है उनमें भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। और इस कंप्लीट वीडियो में इन तीनों जॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में in case of signs and symptoms and radiological features that are being observed in this particular condition. We'll discuss all the things in detail and simplified manner. Moreover, इस वीडियो में हम जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है हमारे एसीआर का, यूलार का और नाइस गाइडलाइंस जो है, बेसिकली एसीआर आप लोगों ने जरूर सुना होगा, दैट इज अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी 1995 का क्राइटेरिया, या फिर यूरोपियन लीग अगेंस्ट रूमेटिज्म, या फिर नाइस गाइडलाइंस। ये कुछ ऐसी जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर एक रिसर्च ग्रुप्स हैं जो कि एक रोबस्ट क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आप डायग्नोस कर सकते हैं बेस्ड ऑन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम OA, that is osteoarthritis. Moreover, at the end of this video, we are going to discuss about the both surgical and physiotherapeutic management of this particular condition. So let's begin with the video. So my dear viewers, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है उसके 100 डिफरेंट टाइप के वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं जिनकी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन होती है। एंड एज द नेम सजेस्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर इस टर्म को हम ब्रेक करते हैं तो उससे हमें समझ आएगा कि इस डिजीज में पर्टिकुलरली होता क्या है। अगर हम बात करते हैं इस टर्म की लिटरल मीनिंग की, दैट इज ऑस्टियो स्टैंड्स फॉर बोन, द वर्ड आर्थ्रो इज यूज्ड फॉर जॉइंट एंड आइटिस मींस जिस भी वर्ड के एंड में आइटिस लगता है उस चीज का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सो यहाँ पे जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है ड्यू टू वियर एंड टियर और एक्स्ट्रा स्ट्रेस, that condition lead to osteoarthritis. So my dear friends, ये था इस कंडीशन का जनरल आइडिया कि osteoarthritis होता क्या है। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करते हैं तो एज यू कैन सी दिस marked definition here that osteoarthritis is a disorder involving the movable joint जिसमें कि सेल स्ट्रेस और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सो हमारे पास जो कार्टिलेज होता है, जॉइंट कार्टिलेज जिसको बोलते हैं, उसके पास बेसिकली दो चीज से बना होता है। एक तो सेलुलर स्ट्रक्चर जो कि आपके कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं जिनको हम कार्टिलेज के सेल्स बोलते हैं। उसके अलावा दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वो डिसॉल्व होते हैं, दैट इज योर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मतलब सेल्स के अलावा जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो इन दोनों में अगर किसी भी माइक्रो या फिर मैक्रो इंजरी होने की वजह से, कोई भी मान लो कम ट्रॉमा या फिर ज्यादा ट्रॉमा, कम ट्रॉमा इन द सेंस की जैसे कि आप एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप आज एक रेफ्रिजरेटर खरीद के लाए हैं और अब जो है वो बिल्कुल नई स्टेट में है, लेकिन उसको आप आज से 5 या 10 साल बाद देखते हैं तो धीरे धीरे उसके अंदर कुछ चीजें खराब होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसका जो है पेंट, जो आउटर स्ट्रक्चर है वो थोड़ा जैसा नया आया था वैसा नहीं रहेगा, उसमें चेंजेस आने लग जाएंगे, कहीं पे उस पर स्क्रैच लग जाएंगे। तो मतलब डिफरेंट उसमें चेंजेस आएंगे उसकी फॉर्म में। ऐसे ही दैट कंडीशन इज पर्टिकुलरली नॉन एज वियर एंड टियर। लाइकवाइज जब हम अपने लाइफस्टाइल में मूवमेंट करते हैं, जो हमारे मूवेबल जॉइंट्स हैं, मोस्ट कॉमनली जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स है लाइक हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट, जिन पे ज्यादा लोड पड़ता है, तो इन जॉइंट्स पे क्या है कि माइक्रो मोशन होने की वजह से जो ट्रॉमा थोड़ा बहुत क्रिएट होता है वो धीरे 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 ट्रॉमा एड अप होता है थ्रू आउट द लाइफ। और एक ऐसी स्टेज आती है कि जब जो हमारा हीलिंग पोटेंशियल है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है जितना ज्यादा डिग्रेडेशन हो पा रहा है। उस वजह से जब भी उसमें इंबैलेंस आता है, उस इंबैलेंस की वजह से कंडीशन क्रिएट होती है और हमारा जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट होता है। फिर जो अंडर कार्टिलेज बोन है, मतलब जो हमारा सब कॉन्ड्रल बोन है, वो भी धीरे धीरे इफेक्ट होनी स्टार्ट होती है इस बोन में। एंड फाइनली, क्योंकि हमें पता है इन्फ्लेमेशन एक हीलिंग का प्रोसीजर है, तो जब इंजरी होती है तो हीलिंग होती है, और हीलिंग होगी तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आएंगे, तो उसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीजेस और एंजाइम्स निकलेंगे जो कि डिग्रेडेशन को फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं। सो दिस होल कास्केड ऑफ events can lead to this condition known as osteoarthritis. That's why it is more prevalent in the older individuals. एंड माय डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इस डिजीज के 4 फैक्ट्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे इसकी प्रेवलेंस एंड एपिडेमियोलॉजी के बारे में। सो माय डियर व्यूअर्स, जो हमारी सीडीसी की स्टडी हुई है उसके अकॉर्डिंग देखा गया है कि 2030 तक ये कंडीशन कि जो इंडिविजुअल जिनको ये कंडीशन है वो 67 मिलियन तक बढ़ जाएगी। मतलब 67 मिलियन एड ऑन हो जाएंगे इस पर्टिकुलर कंडीशन जो सफर करेंगे। मोर ओवर, एट प्रेजेंट more than 3.303 million people are being affected by this condition, and as far as India is concerned, 22% to 42% of percent of prevalence is particularly seen in
एशियन, एज फार एज द एशियन रीजन इज कंसर्न, तो 22 to 40% जो हमारा पूरा प्रेवलेंस है इस ओए कंडीशन का वो इंडिया के अंदर है. एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस कंडीशन इज मोर प्रेवलेंट इन फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स लाइक मेनोपॉज एंड चेंजेस इन द एस्ट्रोजन लेवल एक्सेट्रा, and due to the extra wide angle of the pelvis that leads to excessive force on the knee due to changes in the Q angle, and that's why there is more load on the medial compartment of the knee joint. Moreover, my dear viewers, एक रिसर्चेस में ये पता चल रहा है कि जो जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलते हैं मिनिस्कस के अंदर, जो हमारा मिनिस्कस मींस जो हमारे पास मीडियल और लेटरल मिनिस्कस होता है दोनों साइड पे, दोनों जो हमारा कंपार्टमेंट है, मीडियल साइड इज नोन एज मीडियल कंपार्टमेंट, लेटरल साइड ऑफ फीमोरल रीजन एंड फीमोरोटिबियल जॉइंट इज लेटरल कंपार्टमेंट. सो जो ये रीजन बनते हैं मीडियल लेटरल दोनों साइड एक कुशनिंग इफेक्ट के लिए हमारे पास मेनिस्कस होते हैं जो कि बायोमैकेनिकल मूवमेंट में हेल्प करते हैं. तो ये देखा गया है कुछ सर्टेन स्टडीज करके कि कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स ऐसे होते हैं मेनिस्कस के अंदर जो कि एक तरह से अट्रैक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर डिसीज को, या फिर these factors mainly predispose an individual to this particular condition. मतलब अगर वो जेनेटिक मेकअप जो है किसी बंदे के, किसी इंडिविजुअल के मिनिस्कस में है तो उसको ज्यादा चांसेस है ओस्टियोआर्थराइटिस होने की. तो इसलिए जब ये चीज नहीं पता चली है अभी रिसर्चेस में, तो इसका यूज करके ऐसे ट्रीटमेंट को सर्च किया जा रहा है कि जो ये जेनेटिक मार्कर है, जो भी जेनेटिक वेरिएशन है जिसके थ्रू जो पाथवेज क्रिएट हो रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी पाथवेज, उनको रोक दिया जाए. उनको रोकने से इस कंडीशन के प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है. और जो लोग इससे प्रीडिस्पोज हैं इसकी वजह से यंग ऑनसेट जो ओए है, मतलब कि नॉर्मली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ओल्ड एज इंडिविजुअल में देखा जाता है, लेकिन देयर इज एन अनदर एंटिटी, एज यू कैन सी दैट देयर आर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ ओए आर प्रेवलेंट इन थ्रूआउट द वर्ल्ड. सो यंग ऑनसेट ओए भी एक टाइप का ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो कि यंग इंडिविजुअल में देखने को मिलता है. एंड वन ऑफ द रीजन ऑफ दैट यंग ओए इज दिस जेनेटिक वेरिएशन ऑफ योर मेनिस्कस. मोreover माय डियर व्यूअर्स, जो हमारे पास पता है कि दो कंपार्टमेंट होते हैं, मिडिल कंपार्टमेंट एंड लेटरल कंपार्टमेंट. मिडिल कंपार्टमेंट ज्यादा अफेक्ट होता है एज कंपेयर टू लेटरल कंपार्टमेंट. उसकी वजह से वेरस डिफॉर्मिटी इज कॉमनली सीन इन योर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस. अगर आप किसी ओल्ड इंडिविजुअल को देखेंगे जिसको सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपको उसकी नी में वेरस देखने को मिलेगा. और कुछ इंडिविजुअल्स में लेट्स से 10 to 15% इंडिविजुअल्स जिनमें की लेटरल कंपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो जाया करता है, प्लस रोटेटरी डिफॉर्मिटीज लाइक change movement of your tibia is also seen in some individuals. मतलब rotating deformities with flexion deformities is also seen in some individuals. अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वेरस और वेल्गस को याद करने के लिए, और उन्होंने बस एक निमोनिक बनाया होता है कि वेल्गस का मतलब नी पास में आ जाएगी, वेरस मतलब नी दूर चली जाएगी. तो आपको इस चीज को समझना होगा कि वेरस और वेल्गस का मतलब ये नहीं होता है. उसको अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो उसके बाद आपको कभी ये निमोनिक नहीं बनाना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है या फिर वेरस का क्या मतलब है. तो उसके लिए आपको जैसे एक्सप्लेन करता हूं. सपोज एज यू कैन सी दिस, सपोज करिए कि ये हमारी एक नी है लेफ्ट, दिस इज राइट नी. अब इसके बाद जो है ये टिबिया है, ये इधर वाली टिबिया है, टिबियल बॉन. सो माय डियर व्यूअर्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वेरस और वेल्गस का, वो ये बोलता है जब भी हम बात करते हैं किसी पेशेंट को वेल्गस है तो जिस जॉइंट की हम बात कर रहे हैं, जिस जॉइंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, उससे जो डिस्टल बोन है, तो यहाँ पे नी जॉइंट की बात कर रहे हैं, नी से डिस्टल बोन कौन सी हुई, टिबिया. तो वो टिबिया जब वो आउटवर्ड्स मूव करेगी इधर से इधर और इधर से इधर, तो इसको बोलेंगे वेल्गस. मोरओवर जब टिबिया अंदर की तरफ मूव करेगी, इधर की इधर और इधर की इधर, ऐसे अंदर की तरफ मूव करेगी, उसको बोलेंगे वेरस. लाइकवाइज आप ये कॉन्सेप्ट किसी भी जॉइंट में लगा सकते हैं. वेरस और वेल्गस का सिंपल मतलब यही होता है और यही कॉन्सेप्ट है, ना कि जॉइंट पे अप्लाई होता है. बल्कि हम बात करते हैं जिस जॉइंट की हम बात कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट से जो डिस्टल सेगमेंट है उसकी मूवमेंट डिसाइड करती है कि वेदर द जॉइंट इज गोइंग टुवर्ड्स वेरस और वेल्गस. सो माय डियर व्यूअर्स, अब जैसे कि हमें पता चल गया है कि नी जॉइंट में मीडियल कंपार्टमेंट ज्यादा इन्वॉल्व होता है, उसकी वजह से वेरस डिफॉर्मिटी क्रिएट होती है. तो यहाँ पे टिबिया की जो मूवमेंट है वो इनवर्ड की साइड होगी, तो नी ऐसे चली जाएगी बाहर की तरफ. तो एक कॉमन सेंस या फिर जनरल बायोमैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट इसको कह सकते हैं. तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एक पेशेंट इज मोर प्रोन टू दिस पर्टिकुलर कंडीशन. So my dear viewers, there are different type of risk factors are there that can make in person or individual more prone to this particular condition. Likewise, you can see right side of my table on your screen, that is older age, female gender, obesity, osteoporosis and occupation.
सो माय डियर व्यूअर्स, अगर हम बात करते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि ज्यादा प्रीडिस्पोज करता है इस पर्टिकुलर कंडीशन को, तो उसमें है ओल्डर एज एंड फीमेल जेंडर। क्योंकि एज के साथ साथ वियर एंड टियर होगा, जॉइंट में माइक्रो एंड मैक्रो इंजरीज होंगी, उसकी वजह से जो हमारे इन्नेट फैक्टर्स हैं, जो भी इन्फ्लेमेटरी पाथवेज हैं वो क्रिएट होंगे, तो ज्यादा चांसेस है ओल्डर इंडिविजुअल में इस पर्टिकुलर कंडीशन का होने का। और मोर ओवर हमारे पास दो टाइप्स के जो हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं। अगर हम बात करते हैं नी ओए की या फिर किसी भी हम जॉइंट के ओए की बात करें, दैट इज योर प्राइमरी ओए एंड सेकेंडरी ओए। नाम से पता चल रहा है प्राइमरी मतलब जिसका कोई कॉज नहीं है, ठीक है, दैट इज इडियोपैथिक, मतलब बिना किसी कॉज के, जो कि जनरली प्राइमरी जो हमारा प्राइमरी या फिर इडियोपैथिक ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ये ओल्डर इंडिविजुअल्स और फीमेल्स में ज्यादा प्रेवलेंट होता है। मोरओवर सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ड्यू टू एन सेकेंडरी फैक्टर। सेकेंडरी मतलब सपोज करिए किसी को इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर हुआ, या फिर कोई इंट्रा आर्टिकुलर इंजरी हुई, या फिर किसी ने कोई सर्जरी कराई है पर्टिकुलर नी या फिर किसी भी जॉइंट में, तो वो सब स्ट्रेसेस can lead to development of this particular condition named as osteoarthritis। तो ये डिफरेंस है सेकेंडरी और प्राइमरी osteoarthritis में। मोरो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोगों में अगर ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी एस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से देयर आर हाई चांसेस ऑफ डेवलपिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस। मोरओवर सम ऑक्यूपेशन, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन होते हैं जिसमें कि ज्यादा डिमांड होती है हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट्स पे, और डिमांड की वजह से ज्यादा चांसेस होते हैं वेयर एंड टियर के। सपोज करिए कोई वेट लिफ्टर है, या फिर कोई इंडिविजुअल है जिसका कि काम है बहुत ज्यादा वेट लिफ्ट करने होता है, या फिर जो हमारे फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, तो दे आर मोर प्रोन टू दिस पर्टिकुलर कंडीशन। मोरओवर previous traumas or injuries particularly in the intra-articular region can lead to secondary OA। moreover some genetic factor जो कि ना ही preventable होते हैं ना ही modifiable होते हैं, लेकिन उनको जो है हम उनकी साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं, जो भी वो एक स्टेप्स क्रिएट कर रहे हैं या फिर जो कास्केड क्रिएट कर रहे हैं इन्फ्लेमेटरी, अगर उन जेनेटिक फैक्टर्स का हमें पता चल जाए तो उन फैक्टर्स को हम स्लो डाउन कर सकते हैं पर्टिकुलरली। जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि जो एक स्पेशल मार्कर देखने को मिला है जेनेटिक वेरिएशन इन मेनिस्कस, तो उसका पता लगाया जा चुका है अब तक, जिसके थ्रू नए ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज को ढूंढा जा रहा है। मोर माय डियर व्यूअर्स, हम बात करते हैं कि कैसे कैसे आप सीवियरिटी को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द डैमेज टू द आर्टिकुलर कार्टिलेज। हमें पता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का सिंपल मतलब है कि जो आर्थ्रो मतलब जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन है, जो हमारा कार्टिलेज है वो डिग्रेड हो गया है, जो सबकॉन्ड्रल बोन है उसमें स्क्लेरोसिस हो गया है क्योंकि उस पर एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ रहा था। अब कार्टिलेज जो है कुशनिंग का काम करता था, वो कार्टिलेज का न्यूट्रिशन जो है साइनोवियल फ्लूइड की मूवमेंट से आ रहा था। अब यहाँ पे जब कार्टिलेज डिग्रेडेशन स्टार्ट हुआ, उसमें इंजरी हुई, तो उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होनी स्टार्ट हुई, जॉइंट में स्वेलिंग होनी स्टार्ट हुई, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स आए। तो जितना ज्यादा हमारा कार्टिलेज डिग्रेड होगा, नॉर्मली आप देखते हैं नी जॉइंट के एक्सरे में तो आपको स्पेस देखने को मिलता है। वो स्पेस इस वजह से होता है क्योंकि जो कार्टिलेज है वो रेडियोल्यूसेंट स्ट्रक्चर है। रेडियोल्यूसेंट मतलब जो कि एक्सरे या फिर रेडियोग्राफ में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बोन की, तो बोन एक रेडियोडेंस स्ट्रक्चर है, इसलिए आपको स्पेस दिखता है जॉइंट लाइन के बीच में। सो माय डियर व्यूअर्स, जैसे जैसे वो स्पेस डिक्रीज होता जाएगा, तो मेनली ऑन द मिडिल कंपार्टमेंट, उसका मतलब है कि जो आपका कार्टिलेज है वो उतना ज्यादा डिग्रेड होता जा रहा है। तो ऐसे हम पता लगाते हैं सीवियरिटी। मिनिमल मतलब कि कोई नैरोइंग नहीं है एक्सरे के अंदर या फिर रेडियोग्राफ के अंदर। माइल्ड मतलब जो 1/3 है स्पेस हमारे जॉइंट का, जॉइंट स्पेस जो है इसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, जैसे कि ये आपका अपर कंपोनेंट कंडाइल्स, femoral condyles, this one, and this one is your tibia, ये prominence and this one। so इनके बीच में जब आप रेडियोग्राफ देखते हैं तो ये आपको एक देखने को मिलता है यहाँ पे, ये दिस रीजन, ये आपको स्पेस देखने को मिलता है यहाँ पे। ये स्पेस होता है किस वजह से? कार्टिलेज की वजह से, जो कि रेडियोल्यूसेंट स्ट्रक्चर है, हमें देखने को नहीं मिलता एक्सरे में, इसलिए वहां स्पेस होता है। जितना जितना ये स्पेस कम होता जाएगा उतना सीवियरिटी बढ़ती जाएगी। एक स्टेज ऐसी आएगी जब पेशेंट को टीकेआर कराना ही पड़ेगा, दैट इज टोटल नी आर्थोप्लास्टी करानी पड़ेगी, जब बोन टू बोन जो है यूनियन हो जाएगा। बोन टू बोन यूनियन का मतलब कि कार्टिलेज कंप्लीटली डिग्रेड हो चुका है। ऐसी कंडीशन बहुत सीवियर पेनफुल होगी और उस कंडीशन में पेशेंट को टीकेआर की तरफ ही बढ़ना होगा। हम बात करते हैं डिसीज के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि डिसीज डेवलप कैसे करती है इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो माय डियर व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं जैसे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जो कि हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। फिजियोलॉजिकल स्टडीज वो स्टडीज होती हैं जिनमें कि हम चेक करते हैं कि फिजियोलॉजिकल मतलब जनरल जो भी चेंजेस, जो भी आइडियाज या फिर जो भी स्ट्रक्चर्स या फिर जो भी
हमारी बॉडी में प्रोसेसेस चल रहे हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, और पैथोलॉजी मतलब उन जो फंक्शन वर्क कर रहे हैं उनमें कोई भी अल्टरेशन आएगी जो डिसीज की तरफ ले जा रही है, उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजी। सो माय डियर व्यूअर्स, हम बात करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से डिसीज डेवलप होती है। सो माय डियर व्यूअर्स, सबसे पहले जॉइंट में एक्सेसिव स्ट्रेस आता है, या फिर कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है, जैसे कि फीमेल जेंडर, इंक्रीजिंग एज, इंपैक्टफुल एक्टिविटीज, प्रीवियस ट्रॉमा, जेनेटिक वेरिएशंस एंड गेम्स एंड हाई इंपैक्ट गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। दीज आर सम रिस्क फैक्टर्स। तो इन किसी भी रिस्क फैक्टर की वजह से, रिस्क फैक्टर वो फैक्टर होता है जो कि एक पर्टिकुलर डिसीज के होने के चांसेस को बढ़ा देता है। तो कोई भी रिस्क फैक्टर आया उसकी वजह से ये जो रेड पोर्शन है ये वाला, एक लेट मी शो यू विद मार्कर, सो दिस रेड पोर्शन पर्टिकुलरली, ये यहाँ पे एक्सेसिव फोर्स होने की वजह से कार्टिलेज में डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हुआ। लेकिन माय डियर व्यूअर्स, वी हैव हीलिंग कैपेसिटी इन आवर बॉडी। तो हीलिंग कैपेसिटी है, तो जो वियर एंड टियर हो रहा है, जब कार्टिलेज डिग्रेड होता है एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से, तो साथ में हीलिंग भी होती है। लेकिन धीरे धीरे अप टू द टाइम एक समय ऐसा आता है जब हमारे कॉन्ड्रोसाइट की एक्टिविटी जो है वो उतनी इफेक्टिव नहीं बचती जितना यंग एज में होती है। उसकी वजह से जो कार्टिलेज डिग्रेडेशन है वो बढ़ जाता है एज कंपेयर टू कार्टिलेज प्रोडक्शन। तो जब ये इम्बैलेंस होता है, इम्बैलेंस होने की वजह से, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, कार्टिलेज ब्रेकडाउन ज्यादा होना स्टार्ट हो गया, मतलब कैटाबॉलिक फैक्टर्स जो हैं वो बढ़ गए एज कंपेयर टू एनाबॉलिक फैक्टर्स। एनाबॉलिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि क्रिएटर होते हैं, जो कि बनाते हैं, और कैटाबॉलिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि तोड़ते हैं। मतलब जो बनाने वाले एक तोड़ने वाले, जब तोड़ने वाले बढ़ जाएंगे कार्टिलेज को, जब ब्रेक डाउन करने वाले बढ़ जाएंगे, तो मतलब क्या होगा, नॉर्मली ये वाला शीशो जो बना हुआ है ये बैलेंस में होना चाहिए। इतना ब्रेक हुआ, उसके बाद इतना ही दोबारा से सेल्स ने बना दिया उसको, तो नॉर्मल बैलेंस चलता रहेगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप नहीं होगा। लेकिन जब ब्रेक डाउन वाला प्रोसेस ऊपर चला जाएगा लेकिन जो प्रोडक्शन वाला है वो वहीं का वहीं रह गया, तो मतलब ब्रेक डाउन सुपरसीड कर जाएगा और पर्टिकुलर डिसीज डेवलप हो जाएगी। ये तभी होता है जब भी एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक फैक्टर्स के लिए। तो इसमें कौन कौन से ऐसे कैटाबॉलिक फैक्टर्स होते हैं जो कि इस डिसीज को पर्टिकुलरली क्रिएट करते हैं, वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट MMP13, दैट इज मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज 13। ये एक ऐसा प्रोटीज एंजाइम है, प्रोटीज मतलब जो प्रोटीन को डिग्रेड करने वाला एंजाइम है, जो कि हमारे टाइप 2 कोलेजन, जो कि टाइप 2 कोलेजन इज फाउंड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ योर कार्टिलेज। तो आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, देखो अभी हमने डिस्कस किया था कार्टिलेज के अंदर दो चीजें, सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल्स के अलावा क्या बचा, जो मैट्रिक्स है, जो उसका एक तरह से जैसे सीमेंट है, सीमेंट के अंदर बजरी, तो वही सब हुआ। सीमेंट तो हो गया आपका मेन, क्या हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और जो बजरी आपकी उसमें डाली, जो आप सीमेंट वगैरह यूज करते हैं घर के अंदर, तो बजरी वहां पे हुई हमारे सेल्स। ऐसे ही हमारा क्या बना यहाँ पे, एक रोबस्ट सा सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर जिसका नाम रखा कार्टिलेज, जिसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसके अंदर होता है टाइप 2 कोलेजन, प्रोटियोग्लाइकन, कॉन्ड्रोसाइट, वाटर कंटेंट एक्सेट्रा। तो जो टाइप 2 कोलेजन होता है इसको डिग्रेड करते हैं इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, जिनको इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये सब फैक्टर्स मोर ओवर ये इन्फ्लेमेटरी कास्केट के साथ क्रिएट होते हैं, और वहां पे हीलिंग तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ ये और भी इंजरी कॉज करते हैं हमारे कार्टिलेज को। लेकिन हमारे पास एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा एनाबॉलिक एंजाइम है जो कि हेल्प करता है हमें इस डिसीज से बचाने के लिए, उसका नाम है TIMMP, टिश्यू इनिबिटर्स ऑफ मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसेस। मतलब जो MMP13 है उसका प्राइम रोल क्रिएट करता है, उसका वो अकेला ऐसा प्रोटीन है जो कि डिसीज को क्रिएट करने की कैपेसिटी रखता है। तो इसीलिए एक ऐसा फैक्टर हमारी बॉडी ने और जनरेट कर रखा है जो कि इसको रोकने में हेल्प करता है, टिश्यू इनिबिटर्स ऑफ, जिसको बोलते हैं TIMP, टिश्यू इनिबिटर ऑफ मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी इंडिविजुअल में MMP का लेवल बढ़ गया और TIMP का लेवल घट गया तो मतलब डिसीज डेवलप हो जाएगी, इसलिए इनका बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। तो जब धीरे धीरे हमारी कार्टिलेज पे स्ट्रेस पड़ना स्टार्ट होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, रेस्पॉन्स क्रिएट करती है, हीलिंग रेस्पॉन्स, जो कि कार्टिलेज प्रोडक्शन वाला। तो वहां पे कॉन्ड्रोसाइट का लेवल बढ़ जाता है, कॉन्ड्रोसाइट मतलब हमारे जो कार्टिलेज के सेल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, नियोवेस्कुलाइजेशन हो जाता है। नियोवेस्कुलाइजेशन मतलब नई वेसल्स आ जाती है। नई वेसल्स क्या होता है कि जितना ज्यादा वेसल्स आएगी, वेसल्स के थ्रू ब्लड आएगा, ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन आएगा, न्यूट्रिशन के थ्रू जल्दी
हीलिंग होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद जो आपकी परमेबिलिटी है एडजेसेंट कार्टिलेज की, क्योंकि कार्टिलेज के पास अपना जो है न्यूट्रिशन नहीं आ रहा है, वो साइनोवियल फ्लूइड से जो है गैदर कर रहा है अपने जो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अपने न्यूट्रिशन को, तो वहां पे नियोवेस्कुलेशन होगा, तो उसके थ्रू ज्यादा उसके पास ब्लड आएगा और ज्यादा हीलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। उसके अलावा जो हमारा सब कॉन्ड्रल बोन होती है, सब कॉन्ड्रल बोन का मतलब जो कार्टिलेज के नीचे वाली बोन है, जैसे कि ये वाला जो लाइन देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं सब कॉन्ड्रल बोन। इसके अंदर भी क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज में इंजरी हुई है, तो सब कॉन्ड्रल बोन जो है, बोन इज हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर, तो बोन के अंदर से हमारे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस और एमएमपीज निकल रहे हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। एमएमपीज वही है मैट्रिक्स मेटल और प्रोटीनेजेस, जो कि कार्टिलेज को और ज्यादा डिग्रेड करते हैं, क्योंकि यह है प्रोटीएजेस। प्रोटीज मतलब प्रोटीन को डिग्रेड करने वाले, एजेस मतलब एसिस जिस भी वर्ड के सफिक्स में आता है मतलब वो डिग्रेडिंग एंजाइम्स होते हैं। लेकिन अगर इस सब फैक्टर्स होने के बाद भी अगर डिसीज कंट्रोल नहीं हो रही है, रिस्क फैक्टर कंट्रोल नहीं हो रहा है, सपोज करिए कोई पेशेंट ओवरवेट है, ओबीज है और एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, मसल स्टैंडिंग नहीं कर रहा है, और जो रिस्क फैक्टर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में पर्टिकुलरली क्या होगा, धीरे धीरे कार्टिलेज डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है वो एंटर कर जाएगा हमारे सबकॉन्ड्रल बोन के अंदर, वहां पे बनेगी सबकॉन्ड्रल सिस्ट। और क्योंकि एक साइड से कार्टिलेज डिग्रेड हो गया, दूसरी साइड से है, तो बोन में जो चेंजेस आए, बोन में चेंजेस आने की वजह से एक अप साइड डाउन हो गया, उसकी वजह से जो कि मीडियल कंपार्टमेंट है ये वाला, ये लेटरल कंपार्टमेंट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले ऐसे स्पेस था, अब मीडियल कंपार्टमेंट में कि ये स्पेस कम हो गया, सपोज करिए स्पेस कम होने की वजह से लेफ्ट वाला पोर्शन खुल गया और ये इधर आ गया, वेरस डिफॉर्मिटी क्रिएट हो गई। वेरस डिफॉर्मिटी क्रिएट होने की वजह से जो इम्बैलेंस आया नी में, उसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी एक रेस्पॉन्स क्रिएट करती है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोजेनेसिस। और ऑस्टियोजेनेसिस जो होता है उसकी वजह से एक्स्ट्रा बोन आर्टिकुलर सर्फेसिस क्रिएट होने लगते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स। एक्सेसिव बोन क्रिएट होती है, उसका प्राइम रोल होता है मेंटेन करने के लिए सरफेस एरिया को, लेकिन पर्टिकुलरली वो क्रिएट करता है पेन और जो है इस कंडीशन को। और ऑस्टियोफाइट जो है वो हमें एक तरह से हेल्प करती हैं सीवियरिटी को डिफाइन करने में, क्योंकि जब ऑस्टियोफाइट्स बनने स्टार्ट हो गए मतलब कि सीवियर कार्टिलेज डिग्रेडेशन ऑलरेडी हो चुका है। साथ में क्योंकि कार्टिलेज डिग्रेड हो चुका है तो और बोन में डिफॉर्मिटी बन चुकी है, तो और जो बचा हुआ कार्टिलेज है उसमें भी इंजरी होती रहती है, उसकी वजह से जॉइंट में इन्फ्लामेशन और इफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। फाइनली जो आपकी साइनोवियल कवरिंग है, दिस इज योर साइनोवियल कवरिंग, इसके अंदर टाइप ए साइनोवेसाइट्स होते हैं, वो भी इंफ्लेमेटरी मार्कर्स को रिलीज करते हैं, टाइप 1 और टाइप ए और टाइप बी साइनोवेसाइट्स, उसकी वजह से आपकी जो नी है उसमें स्वेलिंग एनहेंस हो जाती है। ऐसे पर्टिकुलरली लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस होता है, ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन होते हैं, सब कॉन्टल स्क्लेरोसिस होता है, और सिस्ट बन जाती है आपके जो सबकॉन्ड्रल बोन के अंदर, जो कि आपके साइनोवियल फ्लूइड फिलिंग की वजह से होती है इन योर सबकॉन्ड्रल बोन। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस with and you have understood the whole pathophysiology कि कैसे कैसे ये steps follow होते हैं और कैसे ये particular जो disease है वो create होती है after a person is predisposed to some sort of your risk factors। so I hope ये आपको clear होगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि कैसे आप डायग्नोज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन को बेस्ड ऑन सर्टेन गाइडलाइंस गिवन बाय डिफरेंट organization or you can say research groups like ACR, ULAR and NICE। इन तीनों ने अपनी अपनी डिफरेंट गाइडलाइंस दी। ACR वाली जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है 1995 वाली, दैट इज योर अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी, and NICE is National Institute for Health and Care Excellence and ULAR is European League Against Rheumatism। So my dear viewers, ये साइंस और सिम्टम्स के बेस पे कुछ क्लासिफिकेशन दिया गया है। साइंस और सिम्टम्स, सिम्टम्स मतलब जो पेशेंट बता रहा है, साइंस जो डॉक्टर ऑब्जर्व कर रहा है। सो माय डियर व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एज की, और जितने भी इसके अंदर ग्रीन कलर से मार्क किए गए हैं ये है सब नेसेसरी क्राइटेरिया, मतलब ये होने ही चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया है डायग्नोज करने के लिए नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को। जब भी आपके पास एक पेशेंट आता है उसके अगर वो इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम आपको बता रहा है तो आप डायग्नोज कर सकते हैं उसको कि उसको नी ओए है, या फिर जिस भी जॉइंट की पर्टिकुलर बात करते हैं क्या उसको वो नी ओए है या फिर नहीं। तो अभी हम बात कर रहे हैं नी ओए की, ये जितने भी गाइडलाइंस है ये नी ओए के लिए है। अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे हिप हैंड के बारे में, सेम तीनों ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के बारे में। सो अब डिस्कस करते हैं इस कंडीशन की। सबसे पहले अगर पेशेंट की एज, आपके पास पेशेंट आता है उसने बोला कि उसको नी में पेन है, उसकी एज अगर 45 से ज्यादा है तो वो नाइस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसमें पॉजिटिव है, पहली चीज। दूसरा, यूलार के अकॉर्डिंग 40 से ज्यादा एज है तो पॉजिटिव है। एसीआर के अकॉर्डिंग उसकी एज अगर 50 से ज्यादा है तो पॉजिटिव है।
माय डियर व्यूअर्स, उसके बाद एक्टिविटी और जो हमारा morning stiffness, early morning stiffness is the characteristic feature of this particular condition due to gelling phenomena of your knee synovial fluid. Moreover, functional limitation, these are some symptoms that patient will tell you. तो इन symptoms के बेस पे भी ये guidelines provide की गई हैं, जैसे कि patient को activity related joint pain होगा, तो हम नाइस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तीनों गाइडलाइन इस कंडीशन को पॉजिटिव मानती है। मोर ओवर 30 मिनट से कम का अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस अगर पेशेंट में देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में नाइस एंड यूलर गाइडलाइन जो है वो पॉजिटिव मानी गई है। दूसरा, फंक्शनल लिमिटेशन सिर्फ जो है यूलर गाइडलाइन से डिस्कस किया है। फंक्शनल लिमिटेशन जो है हमारा बायोसाइकोसोशल मॉडल का एक पार्ट है। मोर ओवर अदर जो क्लिनिकल साइंस है जो कि थेरेपिस्ट ऑब्जर्व करेगा उसमें आता है आपका क्रेपिटिस, रेस्ट्रिक्टेड रेंज क्योंकि वहां पे कार्टिलेज डिग्रेड हो गया है तो पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन डिक्लाइन होगा, फ्लेक्शन रेंज ऑफ मोशन पर्टिकुलरली अफेक्टेड होता है। मोर ओवर बोन में एनलार्जमेंट मतलब ऑस्टियोफाइड देखने को मिलेंगे, बोनी मार्जिन पे टेंडरनेस देखने को मिलेगी क्योंकि हमारी साइनोवियम जो है वो थिक हो जाती है। तो जब हम जो बोनी मार्जिन हैं उनमें हम टेंडरनेस चेक करते हैं, मतलब प्रेस करने पे जो पेन होता है उसको टेंडरनेस बोला जाता है और जो पेन बिना प्रेस करे होता है उसको पेन बोला जाता है। सो माय डियर व्यूअर्स, और साथ में पाल्पेबल वार्मथ नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि इतनी ज्यादा स्वेलिंग नहीं होती है कि वो पाल्पेबल वार्मथ देखने को मिले। पाल्पेबल वार्मथ उस जगह पे होती है जहां पे सीवियर स्वेलिंग हो सॉरी और बीनीथ द स्किन, तो उस कंडीशन में आपको पाल्पेबल वार्मथ देखने को मिलती है। सो हम बात करते हैं नाइस गाइडलाइन में, तो जितने भी ग्रीन वाले हैं सब पॉजिटिव होने चाहिए। एंड यूलार के लिए जो 4 सिम्टम्स वाले फैक्टर हैं विद एज ये पॉजिटिव हो और साथ ही एक कोई भी क्लिनिकल साइन पॉजिटिव होना चाहिए डायग्नोस करने के लिए नी ओए को। लाइकवाइज इन योर ACR गाइडलाइंस वन जितने भी ग्रीन है वो सब और मोर देन 3 ऑफ योर क्लिनिकल साइंस जो भी येलो वाले पॉइंट्स है। तो दिस इज द गाइडलाइंस or you can say criteria for diagnosis of knee osteoarthritis based on signs and symptoms described by the patient. So I am now moving towards the criteria for hip and hand particularly given by these esteemed organizations. So now you can see on the screen that this is a criteria given by American College of Rheumatology for osteoarthritis of hip, knee and hand. क्योंकि हमने नी का पहले ही डिस्कस कर लिया, हम इसमें बात करेंगे हिप और हैंड के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं हिप की। तो हिप में बताया गया है जो 3 फैक्टर्स हैं इनमें से कोई भी 2 अगर पॉजिटिव है तो पेशेंट को जो है वो हाई चांसेस हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम knee or you can say sorry hip osteoarthritis. So what are these factors? अगर पेशेंट का जो ESR erythrocyte sedimentation rate is marker of inflammation if it is less than 20 mm per hour, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, रेडियोलॉजिकल फीचर्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी वीडियो में कि क्या क्या रेडियोग्राफिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें एक पर्टिकुलर ऑस्टियोआर्थराइटिस में, अगर वो देखने को मिल रहे हैं, सेकंड पॉइंट। दूसरा, जॉइंट स्पेस में अगर नैरोइंग हो गई है, जॉइंट स्पेस में नैरोइंग का मतलब क्या होता है कि आपको कार्टिलेज डिग्रेड हो गया है तो उस कंडीशन को बोलते हैं जॉइंट स्पेस नैरोइंग। सो ये तीनों में से अगर कोई भी 2 पॉइंट पॉजिटिव है तो देयर आर हाई चांसेस दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस। मोreover एज फार एज हैंड इज कंसर्न, हैंड में क्या होता है कि पेशेंट को जो है पेन तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्योंकि पेशेंट आपके प्रेजेंट ही वही करेगा। सबसे पहले क्या सिम्टम आएगा, पेन आएगा, तभी तो पेशेंट आपके प्रेजेंट करेगा। पेन के अलावा जो अदर सिम्टम्स है वो नीचे मेंशन किए गए हैं। तो पेन, एकिंग या फिर स्टिफनेस, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होगी हैंड जॉइंट्स में, रिस्ट में भी हो सकती है। और मोर देन 3 से ज्यादा क्लासिकल फीचर लाइक सबसे पहले टिश्यू का एनलार्जमेंट होगा, जो हमारे जॉइंट्स इनका एनलार्जमेंट, और आपका जो DIP जॉइंट है, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, इसका इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर जो आपका MCP जॉइंट है, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, इनमें स्वेलिंग देखने को मिले लेस देन 3 जॉइंट्स में। क्योंकि आपका जो हैंड में इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज देयर आर मल्टीपल जॉइंट्स इन योर हैंड। मोरओवर कुछ हैंड्स में डिफॉर्मिटी देखने को मिले, और क्योंकि आपके पास जो भी 10 सिलेक्टेड जॉइंट्स हैं इनको काउंट कर रहे हैं, MCP एंड इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स को काउंट करके किसी भी एक से ज्यादा जॉइंट में अगर डिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है तो ये गाइडलाइंस बोलती हैं कि दिस पर्टिकुलर कंडीशन help you diagnose that person is suffering from osteoarthritis in his hand. So this was the criteria given by ACR, American College of Rheumatology, to diagnose this particular condition in patients with symptoms of pain in either their hip, hand or knee. So आगे हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे उस पर्टिकुलर पेशेंट का as far as the physiotherapeutic assessment is concerned to diagnose this particular condition in those patients. So my dear viewers, हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, और as far as the physiotherapeutic management और assessment is concerned, तो उसके लिए हमारे पास ये certain
असेसमेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसके थ्रू हम हेल्प करेंगे, जो कि ये सारी इंफॉर्मेशन हमें हेल्प करेगी एक तो डायग्नोज करने में और पेशेंट का मैनेजमेंट और एक्सरसाइज प्रोटोकॉल डेवलप करने में। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री मतलब प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल, सर्जिकल एंड अदर और सॉर्ट ऑफ हिस्ट्रीज दैट आर रेलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर कंडीशन और केस, वो हम कलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री में पूछेंगे कि पेन उसको पर्टिकुलर किस जगह पे है, कितने टाइम से है और क्या क्या सिम्टम्स है, लाइक मॉर्निंग स्टिफनेस तो नहीं है, या फिर ऐसा तो लगता है कि रेस्ट्रिक्शन हो रही है पर्टिकुलर मूवमेंट में, या फिर ऐसा तो लगता है कि जब चलता है तभी पेन हो रहा है, रेस्ट के टाइम पे पेन रिलीव हो रहा है, या फिर कोई हिस्ट्री में सर्जिकल हिस्ट्री में पता करेंगे क्या कोई प्रीवियस ट्रॉमा तो नहीं होता नी में, कोई एसीएल इंजरी, मेनिस्कल इंजरी, कार्टिलेज इंजरी, या फिर कोई सर्जिकल इंटरवेंशन पेशेंट ने कराया हो, तो दीज आर सम प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर टू नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो मोरओवर उसके अलावा हम पेशेंट का ये हिस्ट्री लेने के बाद हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन की। हम उसमें बिना टच करे ऑब्जर्व करेंगे क्या क्या पेशेंट को चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्या जो पटेला की पोजीशन है वो टिल्टेड तो नहीं है, रोटेटेड तो नहीं है। पटेला की पोजीशन से हमें हेल्प मिलती है चेक करने में कि अगर पटेला की पोजीशन लेटरल साइड है, मतलब कि आपकी जो टिबिया है वो आउटवर्ड मूव कर चुकी है, रोटेटेड डिफॉर्मिटीज है, और चेक करेंगे ऑब्जर्वेशन में कि फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी तो नहीं डेवलप हो चुकी है। उसके अलावा वेरस या वेल्गस डिफॉर्मिटी क्या पेशेंट के अंदर है या फिर नहीं है, तो उस चीज को भी हम चेक करेंगे। सो उसको देखने के लिए वेरस और वेल्गस, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस स्लाइड कि कैसे हम उसमें देखते हैं वेरस और वेल्गस को, क्योंकि हमें पता है कि मीडियल जॉइंट स्पेस ज्यादा अफेक्ट होता है इस पर्टिकुलर कंडीशन में और उसकी वजह से वेरस डिफॉर्मिटी क्रिएट होती है। तो अगर मान के चलते हैं हम पेशेंट को अगर वेरस डिफॉर्मिटी डेवलप हो रही है तो उसका मतलब जो हमारा डिस्टल सेगमेंट है वो इनवर्ड मूव कर जाएगा, तो ये हमारा टिबिया और ये ऐसे। सो आई होप आप ये इमेजिन कर पा रहे होंगे कि कैसे जॉइंट मूवमेंट आ रही है। सो माय डियर व्यूअर्स, क्योंकि हमें पता है कि नी जॉइंट का मीडियल कंपार्टमेंट ज्यादा इन्वॉल्व होता है, तो जब इस साइड का स्पेस खत्म हो जाएगा तो ये बोन इधर की तरफ मूव कर जाएगी एक दूसरे की तरफ, और ये जब एक दूसरे की तरफ मूव करेगी तो वहां पे क्या होगा, पहले ऐसी थी अब एक दूसरे की तरफ मूव कर गई, तो मतलब अंदर की तरफ आया टिबिया, तो इस वजह से ये वेरस डिफॉर्मिटी क्रिएट होने लगती है इन पर्टिकुलर पेशेंट में। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। उसके अलावा अब बात करते हैं एग्जामिनेशन की। सो माय डियर व्यूअर्स, सम स्टूडेंट्स आर आल्सो कंफ्यूज्ड इन द थिंग्स दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड एग्जामिनेशन। ऑब्जर्वेशन वो पार्ट होता है जिसमें कि आपको पेशेंट को टच नहीं करना होता, ऑब्जर्व करना होता है कि क्या क्या आपको विजुअली चीजें देखने को मिल रही हैं, क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं दैट आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, तो वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। एग्जामिनेशन में आपको पेशेंट को टच करके चेक करते हैं, जैसे कि आप उसका टेंडरनेस चेक कर रहे हैं या फिर रेंज ऑफ मोशन चेक कर रहे हैं, या फिर पेशेंट के आप चेक कर रहे हैं मसल लेंथ है, मसल लेंथनिंग कितनी है, क्या टाइट, कोई मसल टाइट तो नहीं है, ये सब चीजें जो आती हैं, या फिर एमएमटी चेक कर रहे हैं, एमएमटी कर रहे हैं पर्टिकुलर पेशेंट की, या फंक्शन लिमिटेशन चेक कर रहे हैं, या कोई स्पेशल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। दीज ऑल थिंग्स आर द पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ योर असेसमेंट। सो माय डियर व्यूअर्स, उसके बाद आप पेशेंट को वेल्गस या फिर वेरस ट्रेन देके देखेंगे, उसके थ्रू आपको हेल्प मिलेगी क्या पेशेंट का पेन एग्रीवेट कर रहा है या नहीं। माय डियर व्यूअर्स, पेशेंट को पेन तभी होता है जब बोन टू बोन कांटेक्ट होगी, बोन टू बोन में कांटेक्ट होगा या फिर सीवियर स्वेलिंग होगी। इन दो कंडीशन में पेशेंट को पेन क्रिएट होता है, क्योंकि बोन जो है इज हाईली वेस्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब वहां पे नर्व फाइबर्स हैं। तो जब भी बोन टू बोन जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा, जितना ज्यादा कार्टिलेज डिग्रेड हो चुका होगा, उतना ज्यादा पेन क्रिएट होगा। तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, वेल्गस और वेरस ट्रेन देंगे। वेल्गस और वेरस ट्रेन का मतलब नी को पेशेंट को सुपाइन लाइन पोजीशन में लेके आएंगे और नी को स्लाइटली फ्लेक्स करके आउटवर्ड्स टिबिया को और इनवर्ड्स लेके आएंगे। जब इनवर्ड्स लेके आएंगे तो हमारे वहां पे कौन सा स्ट्रेन हुआ, इज योर वेरस और वेल्गस, जो कि पिछली स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया था। इनवर्ड लेके आएंगे तो मतलब हम पेशेंट को दे रहे हैं वेरस स्ट्रेन, और आउटवर्ड मतलब वेल्गस स्ट्रेन दे रहे हैं। तो पेशेंट को ये चेक करेंगे। दूसरा, जब हम उस पर्टिकुलर जॉइंट की पैसिव रेंज ऑफ मोशन करा के देखेंगे, जिस भी जॉइंट में पेशेंट को पेन हो रहा है, अगर वहां पे क्रेपिटस, मतलब हमें क्रेपिटस साउंड सुनाई दे रही है, क्रैक साउंड सुनाई दे रही है, मतलब वहां पे क्रेपिटस प्रेजेंट है। क्रेपिटस इज अ साइन ऑफ कि आपका जो कार्टिलेज डिग्रेड हो चुका है और वहां पे ओस्टियोफाइट्स प्रेजेंट हैं। तो दीज आर द पार्ट ऑफ योर जनरल असेसमेंट। मोरओवर, अब हमारे पास एक आइडिया जनरेट हो गया है कि पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो गया है बेस्ड ऑन द डेमोग्राफिक डाटा, हिस्ट्री, ऑब्जर्वेशन एंड एग्जामिनेशन। डेमोग्राफिक डाटा में आपका आएगा कि पेशेंट ओल्ड एज है तो ज्यादा चांसेस हैं, फीमेल जेंडर है तो ज्यादा चांसेस हैं, और तो ये दीज आर सम फैक्टर्स। और उसका जो ऑक्यूपेशन है वो भी डिसाइड करेगा कि क्या पेशेंट इज मोर प्रेवलेंट और क्या कोई रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से पेशेंट को ज्यादा चांसेस है डेवलप होने के ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसके अलावा
अब हम चेक करेंगे कितनी सिवियरिटी है। इन सब चीजों से हमें डायग्नोस का पता चल गया, डायग्नोसिस मिल गया हमारे पास। अब चेक करने के लिए हम कराएंगे उसका कंफर्मेशन के लिए रेडियोलॉजिकल चेंजेस देखेंगे, और उसके थ्रू हम सिवियरिटी को चेक करने के लिए यूज करते हैं कैलग्रेन एंड लॉरेंस ग्रेडिंग सिस्टम। कैलग्रेन एंड लॉरेंस ग्रेडिंग सिस्टम का यूज करते हैं, जिसको हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और इसका यूज करने के लिए हमारे पास पेशेंट का एपी व्यू वाला एक रेडियोग्राफ होना चाहिए। अगर हम चेक कर रहे हैं मीडियल जॉइंट कंपार्टमेंट को, अगर पेशेंट, क्योंकि 80% इंडिविजुअल में जिनको नी जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस है उनका मिडिल कंपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि मिडिल कंपार्टमेंट पे ज्यादा फोर्सेस होती हैं क्यू एंगल की वजह से, और जो आपकी मैकेनिकल एक्सिस जो है उसकी शिफ्टिंग जो ज्यादातर मिडिल साइड होती है, इसलिए मिडिल कंपार्टमेंट पे ज्यादा फोर्स होती है। ज्यादा फोर्स की वजह से ज्यादा वेयर एंड टियर, एंड उसके अलावा आगे की कहानी आपको पता है कि कैसे डिसीज डेवलप होती है। सो माय डियर व्यूअर्स, हम बात करते हैं अगर किसी इंडिविजुअल में लेटरल कंपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके लिए आपको उसका पीए व्यू लेना पड़ता है। पीए व्यू मतलब पोस्ट्रो एंटीरियर व्यू। पोस्ट्रो एंटीरियर व्यू इसलिए लेना पड़ता है लेटरल कंपार्टमेंट में विद 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, मतलब 30 पेशेंट 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन में खड़ा होगा, और साथ में उसका जो है पोस्ट जो फिल्म है वो एंटीरियर साइड रखी जाएगी और रेज पोस्टीरियर साइड से दी जाएंगी। ये स्पेशल किया जाता है लेटरल कंपार्टमेंट में अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज लॉस होता है वो आपका मीडियल कंपार्टमेंट में, डिस्टल फीमर में और सेंट्रल टिबिया में होता है। लेकिन अनलाइक इन लेटरल कंपार्टमेंट, जिसमें कि जो पोस्टीरियर फीमर और पोस्टीरियर टिबिया वाला जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है, इस चेंजेस की वजह से ही ये हमारा जो रेडियोलॉजिकल जो हमारा एपी और व्यू है और पीए व्यू है, ये इसी वजह से चेंज होते हैं। पीए व्यू इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि लेटरल कंपार्टमेंट वाले ऑस्टियोआर्थराइटिस में पोस्टीरियर फीमर और पोस्टीरियर टिबिया का जो कार्टिलेज है वो ज्यादा डिग्रेड होता है एज कंपेयर टू मिडिल कंपार्टमेंट, जिसमें कि डिस्टल फीमर एंड सेंट्रल टिबिया ज्यादा अफेक्ट होती है। सो आइए हम डिस्कस करते हैं कैलग्रेन एंड लॉरेंस ग्रेडिंग सिस्टम को। सो माय डियर व्यूअर्स, अब अगली स्लाइड। सो जो आपका कैलग्रेन और लॉरेंस स्केल है उसमें 4 ग्रेड दिए गए हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। एंड जैसे कि हम पहली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि इस डिसीज में पर्टिकुलरली आपका कार्टिलेज अफेक्ट होता है, और कार्टिलेज जो है वो एक रेडियोल्यूसेंट स्ट्रक्चर है, इसलिए ही आपको जॉइंट के बीच में एक स्पेस देखने को मिलता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस रेडियोग्राफ में देख पा रहे हैं, लेट मी शो यू जस्ट ए मिनट। सो यहाँ पे आपको एक स्पेस दिखाई दे रहा है जिसको 2 ग्रीन लाइन से मार्क किया गया है। दीज ग्रीन लाइंस, दिस वन, ये 2 ग्रीन लाइन है, इनसे मार्क किया गया है। तो मतलब ये जॉइंट स्पेस है जो कि एक नॉर्मल जॉइंट में होना चाहिए, और यहाँ पे स्पेस इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज है, एंड कार्टिलेज इज इन यू नो रेडियोल्यूसेंट स्ट्रक्चर, और रेडियोल्यूसेंट स्ट्रक्चर रेडियोग्राफ पे नहीं दिखाई देता है। सो यहाँ पे नॉर्मल स्पेस है। लेकिन जैसे जैसे डिसीज प्रोग्रेस करती है तो कार्टिलेज डिग्रेड होता है, तो कार्टिलेज डिग्रेड होता है तो बोन एक दूसरे के पास आती है, तो जितनी बोन एक दूसरे के पास आएगी उतना ज्यादा स्पेस डिक्रीज होगा, और स्पेस डिक्रीज होने की वजह से धीरे धीरे डिफॉर्मिटी बनना स्टार्ट होगी, और धीरे धीरे सिम्टम्स जो है एग्रीवेट करना स्टार्ट करेंगे। और हमें पता है कि यहाँ पे जो है इस वाले कंपोनेंट में देख लो कि लेटरल वाला कंपोनेंट ज्यादा इन्वॉल्व देखने को मिल रहा है इस वाले रेडियोग्राफ में, लेकिन यहाँ पे मिडिल कंपोनेंट ज्यादा इन्वॉल्व देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज्यादा जो चांसेस होते हैं वो मिडिल कंपार्टमेंट के होते हैं, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में लेटरल कंपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड एज यू कैन सी कि जब मिडिल कंपार्टमेंट इन्वॉल्व हुआ तो लेटरल वाले का स्पेस बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे वेरस डिफॉर्मिटी क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई। देखो पहले ऐसे था, फिर ये स्पेस कम होना स्टार्ट हुआ, तो एक साइड तो बढ़ेगा एक साइड खुलेगा, तो जनरल कॉमन सेंस है। तो इस वजह से हमारा धीरे धीरे जॉइंट स्पेस डिक्रीज होता है, ओस्टियोफाइट का फॉर्मेशन होने लगता है। जो सबकॉन्ड्रल बोन है उसमें स्क्लेरोसिस देखने को मिलता है। स्क्लेरोसिस मतलब वहां पे एक्स्ट्रा ऑस्टियोजेनेसिस हो जाता है, वहां पे बोन की जो डेंसिटी है वो राइज कर जाती है, क्योंकि उस पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ रहा है, और एक्स्ट्रा स्ट्रेस एंड एक्स्ट्रा स्ट्रेन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू बोन, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ये देख पा रहे हैं बोनी मार्जिन जो कि पहले स्मूथ थे। देखिए यहाँ पे कोई बोनी मार्जिन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। यहाँ पे आपको ये देख रहे हैं एजेस देखने को मिल रहे हैं इस 4th वाले रेडियोग्राफ में, मतलब यहाँ पे डेवलप हो चुके हैं आपके ऑस्टियोफाइट्स। मोरओवर यहाँ पे आपको ब्लैक स्पेस देख रहा है, बिल्कुल नॉर्मल दोनों साइड इक्वल ब्लैक स्पेस है, लेकिन धीरे धीरे ये स्पेस डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया इस वाले रेडियोग्राफ में, एंड फर्दर यहाँ पे स्पेस बचा ही नहीं, बोन टू बोन कांटेक्ट हो चुका है। एंड इन दिस कंडीशन TKR इज इंडिकेटेड, एंड क्योंकि पेशेंट को सिम्टम्स बहुत ज्यादा प्रेवलेंट होंगे और बहुत ज्यादा सिम्टम अनकंट्रोलेबल हो चुके होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा कैलग्रेन एंड लॉरेंस स्केल जो कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए है, जिसके थ्रू हम सीवियरिटी को चेक कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रेडियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या आपको विजुलाइज करना होता है और क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं एक नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के रेडियोग्राफ में। अब हम बात करेंगे
हमारे हैंड के बारे में कि हैंड और हिप जॉइंट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो माय डियर व्यूअर्स, अब हम आपको एक निमोनिक बता देता हूं कि आप कैसे याद कर सकते हैं रेडियोलॉजिकल फीचर्स को। जैसे कि अब हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे किस किस को, नी के ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम क्लासिफिकेशन डिस्कस कर चुके हैं, और ये है हमारा हिप और हैंड। एक खास बात ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये है, चाहे जॉइंट्स कोई सा भी इन्वॉल्व हो, लेकिन क्लासिकल फीचर्स वो सब पे सेम होते हैं। उसको याद करने के लिए आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, LOSS। क्योंकि हमारे कार्टिलेज का लॉस होता है इस पर्टिकुलर डिसीज में, तो आपको वहां से याद करना है लॉस। L स्टैंड फॉर लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस, फर्स्ट थिंग। O फॉर ऑस्टियोफाइट, S फॉर सबकॉन्डल स्क्लेरोसिस। सबकॉन्डल स्क्लेरोसिस क्यों हुआ? धीरे धीरे कार्टिलेज डिग्रेड हो गया। सब कॉन्डल मतलब, कॉन्डल वर्ड यूज करते हैं कार्टिलेज के लिए, जो कार्टिलेज की नीचे वाली बोन है उसको बोलते हैं सब कॉन्डल बोन। कार्टिलेज डिग्रेड हो गया, सारी फोर्स आई बोन पे, सारी फोर्स बोन पे आने की वजह से एक्स्ट्रा स्ट्रेस आया। वुल्फ लॉ ये बोलता है कि जब बोन पे, जहां पे ज्यादा स्ट्रेस आएगा वहां पे ज्यादा बोन की डेंसिटी, यहाँ पे ऑस्टियोजेनेसिस ज्यादा होगा। इस वजह से आपको रेडियोग्राफ पे वो रीजन ज्यादा वाइट देखने को मिलेगा। इट विल अपीयर मोर वाइटर बिकॉज बोन इज एन रेडियो डेंस स्ट्रक्चर, तो इसलिए उसको बोला जाता है सब कॉन्डल स्क्लेरोसिस। एंड माय डियर व्यूअर्स, जो फोर्थ साइन है उसको बोलते हैं सब कॉन्डल सिस्ट। सब कॉन्डल सिस्ट क्या होती है? जैसे कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, दिस पर्टिकुलर रीजन इज योर सब कॉन्डल सिस्ट, जो कि आपका साइनोवियल फ्लूइड है वो सब कॉन्डल बोन के अंदर जाके एंटर कर जाता है, वहां पे बनती है सिस्ट, उसको बोला जाता है सब कॉन्डल सिस्ट। जो कि यहाँ पे मिडिल, यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे ये बनी हुई है सब कॉन्डल सिस्ट। और ऐसे ही ये आप जॉइंट के जो मार्जिन देख पा रहे हैं, इंटरफेरेंजियल PIP एंड DIP जॉइंट्स, वो बिल्कुल बोन टू बोन यूनियन हो चुका है, उनके बीच का जो स्पेस है वो डिक्रीज हो चुका है। एंड दीज आर द क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन, एज कोई भी जॉइंट हम इसमें प्रेफर कर सकते हैं। लाइकवाइज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है नॉर्मल जॉइंट लाइन। जॉइंट लाइन का मतलब, अगर नॉर्मल जॉइंट लाइन के बीच में स्पेस है मतलब वहां कार्टिलेज है, ओके है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ एक तो स्क्लेरोसिस देखने को मिल रहा है। स्क्लेरोसिस मतलब व्हाइटिश अपीयरेंस बढ़ गया है, बोन की डेंसिटी बढ़ गई है, साथ में जॉइंट के बीच में लाइन नहीं है, जॉइंट स्पेस डिक्रीज हो चुका है। और ये साथ में आपको ये जो एक राउंड पोर्शन देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं सिस्ट बन चुकी है, मतलब सब कॉन्डल सिस्ट बननी स्टार्ट हो चुकी है। और साथ में देयर इज नो स्पेस लेफ्ट बिटवीन द आर्टिकुलर surfaces of your femoral head and the acetabulum. So these classical signs help us to diagnose and check the severity of this particular condition named as osteoarthritis. So I hope यह कंडीशन आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी कि कैसे कैसे इस डिसीज के पैथोफिजियोलॉजी होती है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, और कैसे डिफॉर्मिटीज डेवलप करती हैं। मोरओवर कैसे आप डायग्नोज कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर कंडीशन की सीवियरिटी को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे, और मेडिकल ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें TKR, THR और हैंड जॉइंट्स का जो हमारा आर्थ्रोप्लास्टी होती है उसके बारे में भी ब्रीफ में इंट्रोडक्शन लेंगे, और उनमें क्या फिजियोथेरेपी की जाती है उसकी भी हम सेकंड पार्ट में डिस्कशन करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड, and hope you will like and subscribe our channel for further updates. Thanks a lot for watching this video. Stay tuned and stay connected.